हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीवी टॉप साइंस पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र। तो ये एक 12th क्लास का एक चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उसकी क्या कार्य हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपने पहले से ही आइडिया लगा लिया होगा कि मानव पाचन तंत्र है, डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए हम देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। अगर बात करें पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र, अब देखिए जो पाचन तंत्र है इसको दो भागों में हम देखते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पाचन और एक है तंत्र, एक है तंत्र। अगर बात करें हम पाचन की तो देखिए कि मानव में जैविक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए जो जैविक क्रियाएं हैं इनको होने के लिए या इनको जैविक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होगी? भोजन से। भोजन जो है, अब यूं ही तो भोजन से प्राप्त हो नहीं जाएगी कि भोजन को पहले क्या करना पड़ेगा? भोजन को पहले ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि अंतर्ग्रहण करना पड़ेगा। अब ये जो अंतर्ग्रहण है किस प्रकार का होता है ये देखेंगे हम पाचन में। तो अंतग्रहण हो गया भोजन का, तो उसके बाद क्या होगा? पाचन होगा। और जो पाचन की क्रिया है वो किसके अंतर्गत होगी? पाचन तंत्र के अंतर्गत होगी। तो ये सब हम देखेंगे कि पाचन क्या है, पाचन तंत्र कैसे है और भोजन किस प्रकार हम लेते हैं, इसका पाचन कैसे होता है। तो चलो अब हम देखते हैं इसको, थोड़ा विस्तार से देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पाचन तंत्र जो है किस प्रकार से मानव पाचन तंत्र व्यवस्थित होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए अगर बात करें हम कि पाचन की, तो पाचन क्या है? पाचन क्या है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं वो हमारे आहार नाल में प्रवेश करता है और गुदा द्वारा, मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब जैसा हम भोजन लेते हैं वो ऐसा तो निकलता नहीं है, वो उसका एक रूप अलग बदल जाता है। तो उसका क्या होता है? उसका अंदर पाचन होता है। अब वो पाचन कैसे होता है वो हम देखेंगे। अभी पाचन जो है, पाचन क्या है? अगर इसकी हम बात करें परिभाषा की, अगर डेफिनेशन की अगर बात करें कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पाचन की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो हम एक तरह से देखते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं का, भोजन के जटिल अणुओं का, या हम कह सकते हैं अवयवों का, भोजन के जटिल अणुओं का एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से, ये जो जटिल अणु है एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि सरल अणुओं में बदल जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। अपन कुछ भी इसको समझ सकते हैं, अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। तो ये हो गई एक पाचन की डेफिनेशन कि जो भोजन के जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में डिवाइड हो रहे हैं या बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। किसकी सहायता से हो रहे हैं? एंजाइमों की सहायता से हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई पाचन की कि भोजन का जो पाचन है वो जटिल से सरल में बदलता है। अब बात करें हम कि पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र। अब ये जो पाचन तंत्र है, जो पाचन तंत्र है, अब ये जो पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या होगा? पाचन तंत्र के अंतर्गत ये क्रिया होगी, कौन सी? पाचन की क्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि वह तंत्र जिसमें पाचन की क्रिया होती है पाचन तंत्र कहलाता है। लेकिन अगर एक सटीक डेफिनेशन परिभाषा की हम बात करें, एक सटीक डेफिनेशन परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि यानी कि वह तंत्र जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा भोजन के, यानी कि जटिल भोजन को सरल भोजन परिवर्तित किया जाता है, या हम कह सकते हैं भोजन के जटिल अवयवों को एंजाइमों की सहायता से
सहायता से सरल अवयवों में, किसमें? सरल अवयवों में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो देखिए हमने क्या देखा है, हमने पाचन की डेफिनेशन देखी है, पाचन तंत्र की डेफिनेशन देखी है। यहाँ तक जो हमने देखा अभी तक 1-2 मिनट के अंतराल में हमने देखा है कि पाचन क्या है, पाचन तंत्र क्या है। पाचन में हमने देखा कि भोजन के जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में एंजाइमों की सहायता से डिवाइड या परिवर्तित हो रहे हैं। और पाचन तंत्र में हम क्या देख रहे हैं, पाचन तंत्र में हम देख रहे हैं कि ये जो क्रिया है पाचन की, ये कहाँ हो रही है? पाचन तंत्र में हो रही है। यानी कि वह तंत्र जो भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में परिवर्तित कर रहा है वो क्या है? पाचन तंत्र है। तो ये तो बात हो गई, पाचन के बारे में हमने समझा और पाचन तंत्र के बारे में हमने जाना। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की, और आगे हम देखते हैं कि ये किस प्रकार जो पाचन तंत्र है किस प्रकार व्यवस्थित होता है हमारे शरीर के अंदर। तो चलिए इसको तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर रफ कर देता हूँ। और अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, अब हम चल देंगे डायग्राम पर, जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है टाइम की वजह से कि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो देखिए पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो पाचन तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो है वो है आहार नाल, आहार नाल। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे और जानेंगे कि आहार नाल क्या है। इसके बाद ये जो दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ, ये इनके बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे और जानेंगे कि ये पाचक ग्रंथियाँ किस प्रकार से पाचन में सहायक हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आहार नाल की। तो देखिए आहार नाल जो होता है, देखिए आहार नाल के अगर मैं सिंपल से बता देता हूँ आपको कि आहार नाल जो होती है मुख से लेकर और गुदा तक, मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, पेशीनुमा संरचना होती है, जिसके जो कि इसके जो भाग हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। देखिए आहार नाल में सबसे पहले अगर बात करें हम तो मुख आ जाता है। क्या आ जाता है? मुख आ जाता है। तो सबसे पहला जो भाग है मुख, उसके बाद हम बात करते हैं मुख गुहा की। मुख गुहा नंबर 3 पर आ जाती है, यानी कि ग्रसनी। और नंबर 4 पर हम बात कर लेंगे ग्रसिका, या हम इसको ग्रास नाल भी कहते हैं, ग्रास नाल कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद आमाशय कि आमाशय कैसे व्यवस्थित होता है। उसके बाद हम देखेंगे आंत्र के बारे में। आंत्र के बारे में अब ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है छोटी आंत्र और एक होती है बड़ी आंत्र, एक होती है बड़ी आंत्र और एक होती है छोटी आंत्र। तो उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट जो है मलाशय, और मलाशय से क्या जुड़ा होता है? मलद्वार। हम यहीं पर देख लेंगे मलद्वार। तो ये सिंपल सी जो बात है कि आहार नाल के ये मुख्य अंग होते हैं जिनसे मिलकर आहार नाल की संरचना बनती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मुख, मुखवा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मलाशय, मलद्वार, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आहार नाल को व्यवस्थित करते हैं। तो अब हम पाचक ग्रंथियों को भी देख लेते हैं कि पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऊपर आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि या अल्लाह कई दफ़े याद नहीं रहता है कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। तो या अल्लाह से आप याद रख सकते हो। या से हो जाएगा यकृत, और ऐसे हो जाएगा अग्नाशय, और ला से हो जाएगा लार। यकृत, ऐसे अग्नाशय, और ला से हो जाएगा लार। तो एक ट्रिक सी बन जाती है, ऐसी कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं कि याद नहीं रहेंगे, हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। बात करते हैं पाचक ग्रंथियों के क्रम से देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो है वो लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि है। नंबर 2 की बात करें तो यकृत हो जाएगी, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है। और बात करें नंबर 3 की तो वो है अग्नाशय ग्रंथि।
कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो मानव का जो पाचन तंत्र है वो आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सिंपल सी बात है कि मानव का पाचन तंत्र आहार नाल व पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब आहार नाल के जो मुख्य अंग हैं वो यहाँ पर मैंने बता ही दिए हैं आपको। पाचक ग्रंथियाँ हैं वो भी आपको बता दी। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि आहार नाल जो होती है मुख से लेकर गुदा तक, मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक लंबी नलिकाकार पेशीनुमा कुंडलित संरचना होती है। यानी कि देखिए, ये जो मुख है, यहाँ से हम बात करते हैं, ये मुख, और मुख से लेकर ये जो संरचना चल रही है, ये जो संरचना चल रही है, ये मल द्वार, लास्ट में जो इसका लास्ट जो अंग होता है जहाँ पर ख़त्म होती है उसे मल द्वार कहते हैं, जहाँ से पचित भोजन को एक मल के रूप में बाहर हम निकाल देते हैं। अब देखिए, मुख है, उसके बाद आगे ये ग्रसनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ स्वर जो कि ग्रसनी और श्वास नली दो भागों में डिवाइड होती है। इस स्थान पर जो कि कंठ होता है, स्वर यंत्र वो श्वास नली में होता है। यहाँ पर एपिग्लोटिस, उसके बारे में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आप फिलहाल तो यहाँ याद रखना है कि मुख है, उसके बाद ग्रसनी है, और ये जो लंबी नलिकाकार नुमा संरचना है ये ग्रसिका है, और ग्रसिका आगे चलकर आमाशय में मिलती है। इसका अगला जो भाग है लास्ट जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। आमाशय, इसके भाग देखेंगे, आमाशय के बारे में भी कौन कौन से भाग हैं। और यहाँ पर आमाशय जब आगे चलकर ये आंत्र में आंत्र से जुड़ जाती है, और आंत्र जो कि छोटी आंत्र बड़ी आंत्र, यानी कि ये छोटी आंत्र है, यहाँ से छोटी आंत्र, और ये बड़ी आंत्र है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि छोटी आंत्र क्यों होती है, बड़ी आंत्र क्यों होती है, इसका व्यास, इसमें पाचन जो भी है सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में जो है मल द्वार है, और यहाँ पर ये आंत्र में परिशेषिका होती है जो कि एक अवशेषी अंग के रूप में इसको हम जानते हैं। अब देखिए, ये तो आहार नाल थे। अब पाचक ग्रंथि देखें तो ये लार ग्रंथि है, उसके बाद यहाँ यकृत, और इसके ऊपर होता है डायफ्राम, या जिसको हिंदी में तनुपट बोलते हैं। बात यहाँ पर जो यकृत है उससे पित्ताशय जुड़ा हुआ होता है, जो पित्त का निर्माण जिससे होता है। अग्नाशय ग्रंथि है, तो ये तीन ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथि एक तो हो गई लार ग्रंथि, एक हो गई यकृत ग्रंथि, और एक हो गई अग्नाशय ग्रंथि, जो कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। अब ये यकृत ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया अपना मानव पाचन तंत्र की एक रूपरेखा हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, डायग्राम हो गया कि किस प्रकार से व्यवस्थित होता है और इसके कौन कौन से अंग हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं एक एक को। सबसे पहले हम देखेंगे आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आहार नाल की। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आहार नाल जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है और किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। तो चलिए देखते हैं आहार नाल की इम्पोर्टेंट जो बातें हैं कि पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल की बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि आहार नाल मुख से लेकर, कहाँ से लेकर, मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी नलिकाकार कैसी होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है, पेशीनुमा होती है, पेशीनुमा संरचना होती है। आहार नाल कैसी होती है फ्रेंड्स? आहार नाल एक लंबी होती है, कुंडलित होती है, पेशीनुमा होती है, और हम कह सकते हैं नलिकाकार संरचना होती है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक, आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई संरचना होती है, जो कि कैसी होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है, पेशीनुमा होती है और नलिकाकार होती है। अब देखिए, इसकी जो अगर हम बात करें लंबाई की, किसकी बात करें, लंबाई की, तो लंबाई इसकी जीवित अवस्था में अगर बात करें हम, जीवित अवस्था में 4 से 4.5 मीटर होती है। और अब अगर हम बात करें मृत्यु के बाद इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है, वो 7 से 8 मीटर हो जाती है, क्योंकि वो शिथिलित
हो जाती है। कैसी हो जाती है? शिथिलित हो जाती है। तो ये बात तो हो गई किसकी? आहार नाल की, कि आहार नाल एक लंबी नलिकाकार कुंडलित पेशीनुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई 4.5 मीटर होती है और इसकी मृत्यु के बाद 7 से 8 मीटर हो जाती है शिथिलित होने के कारण। तो ये तो आहार नाल की बात हुई। अब आहार नाल के जो आहार नाल है उसके कौन कौन से भाग हैं जो उसका निर्माण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आहार नाल में मुख को। क्या देख लेते हैं? नंबर 1 अगर बात करें हम मुख की, तो मुख क्या है? अब मुख तो हम सभी जानते हैं कि मुख क्या है, तो लेकिन फिर भी अगर आपसे बात करें कि मुख क्या है, मुख क्या है, इसकी डेफिनेशन दीजिए। तो हम बात करें कि हमारे जो दोनों ओष्ठ होते हैं, दोनों ओष्ठों के मध्य जो छिद्र होता है उसे हम एक तरह से मुख कहते हैं, जिसके द्वारा हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों ओष्ठों के मध्य छिद्र को या दरार को, छिद्र को मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख कहते हैं, जिसके माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। भोजन का क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई मुख की। अब अगर हम बात करें किसकी? मुख के बाद कौन सा भाग होगा आहार नाल का? तो वो होगा मुख गुहा। कौन सा होगा? मुख गुहा। ये जस्ट मुख के पीछे, हम कह सकते हैं कि मुख के पीछे का स्थान मुख गुहा कहलाता है। मुख के पीछे का स्थान मुख गुहा कहलाता है। यानी कि ये कहाँ होता है? मुख के पीछे का स्थान मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा कहलाता है। अब ये बात तो हो गई मुख की और मुख गुहा की। किसकी बात हो गई? मुख की और मुख गुहा की बात हो गई कि हमारे दोनों ओष्ठों के मध्य जो दरार है, जो छिद्र है, जहाँ से हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, वो क्या है? मुख है। और मुख के जस्ट पीछे जो भाग है, यानी जो जगह है, जो एक स्थान है, वो क्या है? मुख गुहा है। अब अगर हम बात करें किसकी, कि मुख गुहा में क्या होता है, तो मुख गुहा में सबसे पहले बात करें तो दांत होते हैं। नंबर 2 जिह्वा होती है। क्या होती है? जिह्वा, यानी या हम कह सकते हैं जीभ होती है। नंबर 3 तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दांत के बारे में। दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा है कि मुख और मुख गुहा पढ़ा है। मुख को हमने देख लिया और मुख गुहा में अब हम देखेंगे कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो मैं एक बार इसको रफ करके ऊपर लिख देता हूँ कि मुख गुहा क्या है और मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो देखिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी? नंबर 2 हम बात कर रहे हैं मुख गुहा की। किसकी बात कर रहे हैं? मुख गुहा की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या? दांत। क्या देख रहे हैं? दांत। दांतों के बारे में हम देखते हैं। चलिए, अब अगर बात करें हम किसकी? दांत की, कि दांत क्या है। तो एक सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं दांत क्या काम करते हैं, इनका क्या काम है हमारे मुख के अंदर। तो लेकिन फिर भी हमें देखना है कि क्या है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, मैंने जनरली अगर बात करें तो मानव में 2 जबड़े होते हैं। मानव में अगर हम बात करें, मानव में 2 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े होते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मानव में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जिसमें क्या होता है? जिसमें मानव में 2 जबड़े होते हैं, जिसमें यहाँ लिख देता हूँ कि जिसमें दंत होते हैं, जिनमें दंत होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें दंत होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मानव में 2 जबड़े होते हैं, जबड़ों में क्या होते हैं? दंत होते हैं। मानव में 2 जबड़े होते हैं, जबड़ों में क्या होते हैं? दंत होते हैं। जो दंत क्या करते हैं?
भोजन को काटने, चबाने, वे चबाने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। दांतों का क्या काम है? भोजन को काटना और चबाना, भोजन को काटना और चबाना। ये किसका काम है? दांतों का काम है। तो ये बात तो हो गई दांत की कि ये इसका कार्य ये है। आगे देखिए कि भोजन के काटने चबाने का कार्य करते हैं। अब देखिए जो मानव है, मानव जो है विषमदंती प्रकार का प्राणी है। कैसा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए विषमदंती प्रकार का प्राणी है, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव किस प्रकार का प्राणी है दांतों के अनुसार, तो वह मानव विषमदंती प्रकार का प्राणी है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें विषमदंती कैसे कि दांत जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, आकार के होते हैं। वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मानव में जो है, मानव द्विबार दंती प्रकार का होता है, द्विबार दंती प्रकार का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव में 2 बार दांत आते हैं। मानव में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। अब वो कब कब आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं? तो मानव में 2 प्रकार के दांत आते हैं। एक तो होता है कौन सा? एक तो होता है दूध के दांत, दूध के दांत जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। एक होते हैं स्थायी दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि दूध के दांत और स्थायी दांत। चलिए अब हम इनकी रूपरेखा और संरचना के बारे में और जान लेते हैं कि दांत कैसे किस प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने क्या जाना है कि मुख गुहा में दांत होते हैं, और दांत कैसे, मानव में 2 जबड़े होते हैं जिनमें 2 जबड़े होते हैं जिनमें क्या होते हैं? दंत लगे होते हैं, और दंतों का कार्य क्या है? भोजन चबाने का है। और मानव विषम दंती प्रकार का होता है, यानी कि मानव में दांत कई प्रकार से होते हैं। और मानव द्विबार दंती प्रकार का होता है, यानी कि मानव में 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत और एक बार स्थायी दांत। तो चलिए अब हम दांतों के बारे में और देखते हैं कि दांतों के कौन कौन से प्रकार हैं और ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं हमारे जबड़ों में। तो देखिए जो दांत हैं, देखिए दांतों की अगर बात करें, दांतों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, इंसाइजर यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृतनक। क्या बोलते हैं? कृतनक। नंबर 2 कैनाइन, नंबर 2 है कैनाइन, इसको बोलते हैं रदनक हिंदी में। और नंबर 3 जो है प्री मोलर। क्या है? प्री मोलर। इसको हम अग्रचरणक बोलते हैं, अग्रचरणक बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए जो 4 नंबर का है वो है मोलर, यानी कि चरणक इसको बोलते हैं, चरणक इसको हम बोलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए इंसाइजर जो होते हैं मानव में इनकी संख्या दोनों जबड़ों में 8 होती है, और कैनाइन जो है इनकी जो संख्या है 4 होती है। प्री मोलर जो है इनकी संख्या भी 8 होती है, और मोलर हैं जो इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब वो कैसे होती है, किस प्रकार होती है, क्या इनका दंत सूत्र है, वो हम देखते हैं। तो देखिए ये तो बात हो गई कि मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अग्रचरणक और चरणक, जिनकी संख्या 8 4 8 12 होती है। ये तो इनकी संख्या के बारे में बात हो गई। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार होते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है। तो दांत जो होते हैं, देखिए कि दांत के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि दांत कैसे किस प्रकार कार्य करते हैं और कैसे होते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, कि दांतों के प्रकार की। अब देखिए दांतों की अगर बात करें, दंत सूत्र यानी कि दंत विन्यास का सूत्र होता है। दंत सूत्र की अगर बात करें हम कि दंत जो सूत्र है किस प्रकार होता है, देखिए आपको एक ये याद रखना है, 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2। अब देखिए हम बात करेंगे, इसको समझेंगे। हमने कहा कि मानव में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 अगर बात करें इंसाइजर, तो इंसाइजर इंग्लिश में आई, कैनाइन सी, और प्रीमोलर पी एम, और मोलर एम। तो ये बात हो गई कि ये दांत 4 प्रकार के हो गए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम जो सूत्र है उसको इसमें सेट करते हैं कि सूत्र क्या कह रहा है, 21, 23 अपॉन 21, 23। ठीक है, हमने सूत्र को इसमें सेट किया। अब देखिए ये बात हो रही है एक जबड़े की, कितने जबड़े की, एक जबड़े की बात हो रही है। वो हम देखेंगे कि कैसे किस प्रकार होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, एक जबड़े की बात कर रहे हैं, एक जबड़े की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम इनकी गिनती करें कि एक जबड़े में कितने दांत है, देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। तो एक जबड़े में कितने हो गए, 16, और हमारे जबड़े कितने होते हैं, 2। तो इसको 16 × 2 कर देते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 32। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है, 32। एक जबड़े में 16, एक जबड़े में 16। ठीक है, अब देखिए कि ये एक कोई जबड़ा है, क्या है, एक जबड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक जबड़े की, ये क्या है, एक जबड़ा है। अब इसमें देखिए हम बात करें इंसाइजर जो है ये कितने होते हैं, एक जबड़े में कह रहा है कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, एक जबड़े में 4 होते हैं। वो कैसे होते हैं, 2 तो इधर होते हैं, 2 तो इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं। अभी 4 हो गए, 2 इधर और 2 इधर। ये कौन से दांत हैं, इंसाइजर। इनका काम क्या है, ये जो है काटने व कुतरने का कार्य करते हैं, काटने व कुतरने का कार्य। कौन, इंसाइजर, काटने व कुतरने का कार्य करते हैं इंसाइजर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करें ये कौन से हो गए, ये हो गए इंसाइजर हो गए। ठीक है, बात करते हैं कैनाइन की। तो कैनाइन देखिए सूत्र कह रहा है कि एक जबड़े में 2 होते हैं। एक जबड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक तो हो गया इधर और एक हो गया इधर, यानी कि आधा जबड़ा इधर और आधा जबड़ा इधर, तो एक हो गया। तो ये कौन से दांत हो गए, ये हो गए कैनाइन। कौन से दांत हो गए, कैनाइन हो गए। इनका काम क्या है, कैनाइन का काम क्या है कि ये चीरना व फाड़ना, ये भोजन को चीरते हुए फाड़ते हैं कैनाइन। ठीक है, बात करें प्रीमोलर की, तो ये सूत्र कहता है कि प्रीमोलर जो है वो एक जबड़े में कि प्रीमोलर जो दांत होते हैं एक जबड़े में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, यानी कि 2 तो हो जाएंगे इधर और 2 हो जाएंगे इधर, 2 हो जाएंगे इधर और 2 हो जाएंगे इधर, तो 4 हो गए। अब बात करते हैं इसकी, और ये जो दोनों होते हैं कैनाइन और प्रीमोलर, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बात करें मोलर की, तो ये एक जबड़े में 6 होते हैं, यानी कि 3 इधर और 3 इधर। तो ये तो हो गई इनकी व्यवस्थित एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दांत होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं हमारे जबड़ों में। तो ये तो बात हो गई कि इंसाइजर जो होते हैं वो 8 होते हैं, जिनका काम क्या होता है, भोजन को चीरना और फाड़ना। कैनाइन जो होते हैं वो यानी कि रदन के 4 होते हैं, जिनका काम क्या है, जो कैनाइन इंसाइजर होते हैं वो काटने कुतरने का कार्य करते हैं, और जो कैनाइन होते हैं वो चीरना व फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये जो दोनों प्रकार के दांत हैं, कौन से, प्रीमोलर और मोलर, इनका कार्य क्या है, भोजन को चबाना। इनका कार्य है भोजन को चबाना। तो ये तो बात हो गई कि हमने देखा दांत जो है, दांतों के प्रकार के बारे में, कि मनुष्य जो होता है विषम दंती प्रकार का होता है, तो कैसे होता है, तो दांतों के आधार पर होता है, दांतों के प्रकार और आकार के आधार पर होता है।
तो ये तो बात हो गई। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने दांत देख रहे थे हम दांतों के बारे में। तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिनकी संख्या यहाँ बता दी है। इंसाइजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12 होते हैं। सूत्र जो है दंत विन्यास का वो बता दिया है, 21-23 इंटू 2, यानी कि जो है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जो कि हमने पहले बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि दांत की स्ट्रक्चर के बारे में। दांत की स्ट्रक्चर के बारे में कि दांत किस प्रकार से व्यवस्थित होती है और इसका कौन सा भाग कठोर होता है, कौन सा भाग कहाँ व्यवस्थित होता है। अगर अब हम बात करें मानव दंत की संरचना की, तो देखिए जो मानव दंत जो संरचना है, मानव दंत जो संरचना है उसमें हम देखते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं। दंत के 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग शीर्ष, और मध्य वाला भाग गिरवा, और जो जो मूल है वो जो है नीचे वाला सबसे जो मूल जो होता है, जो अस्थि में यानी कि जो वो होती है दंत की जो मसूड़ा होता है उसके अंदर, जबड़े के अंदर जो अस्थि होती है उसमें जो दशा रहता है वो भाग मूल होता है। अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि दंत का जो निर्माण है, दंत का निर्माण एक तरह से हम कह सकते हैं कि दंत का निर्माण कैसे होता है, दंत का निर्माण कैसे होता है। तो हम बात करते हैं कि दंत के अंदर अस्थि के समान, दंत के अंदर अस्थि के समान डेंटिन, अस्थि के समान डेंटिन नामक संरचना होती है। डेंटिन के द्वारा दंत का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, डेंटिन के द्वारा होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि डेंटिन जो होती है ये अस्थि के समान कठोर होती है और इसके ऊपर दंत वलक यानी इनेमल पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर और सबसे हार्ड भाग है। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे शरीर का सबसे कठोर हार्ड भाग है इनेमल। उसके बाद देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि दंत के 3 भाग होते हैं, शीर्ष, गिरवा और मूल। अब देखिए जो इसका जो मूल भाग है वो जबड़े की जो अस्थि होती है या मसूड़ा होता है, जबड़े की अस्थि में धंसा होता है और इसमें जो कि सीमेंट द्वारा एक जिसे हम सीमेंट कह रहे हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। और मूल रंध्र होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मूल रंध्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, यानी कि हम कह सकते हैं रुधिर वाहिनियाँ और क्या है कि जो तंत्रिकाएं हैं इनका संवहन होता है, रुधिर का और आवेगों का संवहन होता है। बात करें अगर हम कि मूल रंध्र हो गया, सीमेंट हो गया, ये इसका जो आंतरिक जो भाग है मज्जा गुहा, आंतरिक जो भाग है किससे बना होता है, आंतरिक भाग मज्जा गुहा से निर्मित होता है। मज्जा गुहा जिसमें क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं और रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। तो ये जो ये मध्य जो भाग है गिरवा, ये मसूड़ा जो होता है जिसको मसूड़ा कहते हैं उसमें व्यवस्थित होता है। तो ये हुई एक दांत की संरचना कि हमने क्या देखा, दांत को 3 भाग होते हैं, शीर्ष होता है, गिरवा होता है, मूल होता है। शीर्ष भाग जो होता है इसमें एनिमल की परत पाई जाती है जो कि सबसे कठोर भाग होता है और जो इसके बाद जो है डेंटिन है, डेंटिन के ऊपर इनेमल पाया जाता है, डेंटिन के ऊपर इनेमल पाया जाता है। जो दंत होता है उसका जो मूल भाग होता है वो जबड़े की अस्थि में सीमेंट से जुड़ा हुआ होता है और इसमें मूल रंध्र होते हैं जिनके माध्यम से संवहन होता है रुधिर का और संवेगों का। अब बात करते हैं कि गिरवा जो मसूड़े में जो होता है, मसूड़े वाला भाग वो गिरवा होता है और इसमें मज्जा गुहा होती है, आंतरिक मज्जा गुहा होती है जिसमें क्या होता है रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुई दांत की संरचना के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में आहार नल का अगले जो भाग हैं ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।